मित्रों नमस्कार। मैं विवेक ये कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, कहानियों के इस सफर में आज मैं आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला लेके आया हूँ, जो कि आप सभी का पसंदीदा, आप सभी का चहेता कहानियों का गुच्छा है। मित्रों, आज से मैं आप सभी के लिए पंचतंत्र की कहानियां भी लेके आऊंगा। इन पंचतंत्र की कहानियों के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें अक्सर आपको पंचतंत्र की नई कहानियां मिल जाया करेंगी। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर विभिन्न लेखकों के प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिनके माध्यम से आप विभिन्न लेखकों की अनेकों कहानियां सुन सकते हैं। इसी प्रकार आपको पंचतंत्र प्लेलिस्ट में पंचतंत्र की कहानियां मिल जाया करेंगी। मित्रों, इसके पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, एक नजर हमें पंचतंत्र ग्रंथ के इतिहास के बारे में डालना चाहिए। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र ग्रंथ का पहला स्थान माना जाता है। वैसे तो यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। मित्रों, पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तंत्र है मित्र भेद, अर्थात मित्रों में मनमुटाव या अलगाव। अर्थात पहले तंत्र में आपको जितनी कहानियां मिलेंगी, उनमें मित्रों में मनमुटाव या अलगाव की कहानियां होंगी। दूसरा तंत्र है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, अर्थात मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम, अर्थात कौवे एवं उल्लुओं की कथा। चौथा तंत्र है लब्ध प्रणाश, अर्थात हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना। पांचवा तंत्र है अपरीक्षित कारक, अर्थात जिसको परखा नहीं गया हो, उसे करने से पहले सावधान रहें या फिर हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। मित्रों, इन पंचतंत्र की कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। इसको हम एक वाक्य में कहें तो पंडित विष्णु शर्मा जी ने अलग अलग 5 विचारों के ऊपर कहानियां बनाई हैं। तो एक विचार की आपको कई कहानियां मिलेंगी और इन 5 मुख्य विचारों के माध्यम से पंडित विष्णु शर्मा जी ने इस ग्रंथ को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य इस ग्रंथ से ज्ञान लेकर अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना कर सके। मित्रों, पंचतंत्र की इस कहानी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रारंभ की कथा मित्रभेद। मित्रों, ये कहानी आप पूरा सुनिए और यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिले और हमें ऐसी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिले। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी प्रारंभ की कथा मित्रभेद। महिला रोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वाणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब जमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट के दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देख बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहां उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहां रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता।
इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत ही बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हृष्टपुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुन वह भयभीत होकर सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ से कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है, जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो, एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहां वहां लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहां कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा ही रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उसमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ ना करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल गया और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज निकलने लगी, तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर बहुत खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मस्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा
और जैसे ही कीला बाहर खिंचा, लट्ठे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करकट बोला, इसीलिए कहता हूं कि जिस काम में कोई अर्थ सिद्ध ना होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार की झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता? जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करकट ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से हटाए गए हैं, फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। दमनक ने कहा, भाई तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करकट ने पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? दमनक ने बोला, हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। उसके सारे सहचर भी डरे डरे हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूं। करटक ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? दमनक ने कहा, लो यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय का कारण पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त कर लूंगा। करटक ने फिर शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता, यह तुम कैसे कह सकते हो? बचपन से पिता के साथ रहकर मैंने सेवा, धर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी पर तो अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर, विद्वान तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूं? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकल जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसा ही बात करूंगा। उचित अनुचित तथा समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूंगा। पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति क्यों ना हो। करटक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंसक जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करटक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। करटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया।
उसने व्यू के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोट के व्यक्ति के साथ काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय उद्विग्न था। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोच कर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं महाराज। बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूं। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है। जिसकी गर्जना इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा? इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूं। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है, कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना किसी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। या तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। मित्रों, गोमायु गीदड़ के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप अगली कहानी सुने, जिसका नाम है सियार और ढोल। मित्रों, ये थी पंचतंत्र के पहले तंत्र मित्र भेद की कहानी संग्रह में से पहली कहानी, प्रारंभ की कथा मित्र भेद, एवं दूसरी कहानी बंदर और लकड़ी का खूंटा। मित्रों, इस कहानी में ये दोनों कहानियां सम्मिलित थीं। मित्रों, पंचतंत्र की हर एक कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अतः इस श्रृंखला को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको अगली कहानी मिलेगी। आप अगली कहानी का लिंक इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। अतः मित्रों, पंचतंत्र की कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको पंचतंत्र की पहली कहानी प्रारंभ की कथा मित्र भेद तथा उसकी दूसरी कहानी बंदर और लकड़ी का खूंटा अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको अगली कहानी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।